अवकल समीकरण हम पढ़ रहे थे। इससे पहले आपने समझाती अवकल समीकरण, जिसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, वो पढ़ा। अब उसी क्रम में अब आपका नया अध्याय है, नई प्रश्नावली जो आपकी आएगी, जिसमें रैखिक समीकरण आपने पढ़ने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और रैखिक समीकरण आपका कंपटीशन के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में भी इसका एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आइए सीखते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण कैसी होती है और इसको कैसे हल करते हैं। तो कोई भी अवकल समीकरण यदि इस रूप की लिखी है आपके पास, dy अपॉन dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q के रूप में लिखी गई है, जहां p, q x के फलन है। अगर ये x के फलन है तो ये रैखिक समीकरण y में कहलाएगी। इसको रैखिक समीकरण y में रैखिक समीकरण कहलाएगी। यदि इसके विपरीत, यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास अवकल समीकरण इस प्रकार से है कि जिसमें इसका उल्टा है dx अपॉन dy प्लस सपोज मैंने p1 x कर दिया, दिस इज इक्वल टू q1, तो ये रैखिक समीकरण कहलाएगी रैखिक अवकलन समीकरण x में कहलाएगी। तो अब ये पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी अवकलन समीकरण x में है, कौन सी y में है। तो इसके लिए dy बाई dx आपको, जो कि y में होगी तो dy बाई dx लिखा होगा। तो आप ये देखना कि जो ये है यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, अगर दोनों जगह y आपको मिल जाए और इसके अलावा जो p है यहाँ पे, कोई p जो है x का फंक्शन होना चाहिए और q भी x का फंक्शन होना चाहिए, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो अगर इसका रूप अगर आपको दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं dy बाई dx, एक अवकल समीकरण में लेता हूँ, प्लस y log x बराबर साइन स्क्वायर x, मैंने अपने मन से कोई समीकरण लिख दिया आपने। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ भी y है और ये भी y है, जैसे कि यहाँ पे को दिख रहा है आपको, ये y है और ये जो है ये पूरा x का फलन है, यानी ये log x, इसमें कोई y नहीं है इसलिए x का फलन है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी कोई y नहीं है और ये भी x का फलन है, तो ये q है, ऊपर की शर्त पूरी हो रही है। तो ये y में अवकल समीकरण कहलाएगी, अवकल समीकरण, इसको y में अवकलन समीकरण कहेंगे। इसके विपरीत जैसे मैं दूसरी एक कोई और लिखता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ सपोज dx अपॉन dy प्लस इसका मैं उल्टा लिख देता हूँ x log y बराबर साइन स्क्वायर y। तो अब देख रहे हो आप यहाँ देखो, यहाँ जो चीज़ यहाँ है वो एक x यहाँ भी है और ये जो पूरा फंक्शन आ रहा है ये p1, ये पूरा y का फलन है, इसमें कोई x नहीं है, ये पूरा y का फलन है। इसी प्रकार ये भी आपका q1, ये भी पूरा y का फलन है। तो इस प्रकार की अवकलन समीकरण जो कि दूसरे फॉर्म में जो हमने लिखी है dx अपॉन dy प्लस p1x बराबर q1, ये रैखिक अवकलन समीकरण है x में, जहां इसमें एक चीज मैंने नहीं लिखी, जहां p1 और q1 जो है y के फलन है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें ये y के फलन है और इसमें ये x के फलन। आपकी एक्सरसाइज बुक में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक बार x का फलन भी क्वेश्चन हो सकता है और y के फलन में भी क्वेश्चन हो सकता है। अब देखिए इसका हल कैसे करते हैं। मैं पहली वाली को ले रहा हूँ अवकल समीकरण को, कि इसका हल कैसे हम निकाल रहे हैं। अब आपको इसको ध्यान से देखना है। इसका हल सिद्ध किया जा सकता है और सिद्ध करने के लिए करने के लिए थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा हमें, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट हल करके बता रहा हूँ। इसका डायरेक्ट आपने हल याद रखना है, जिसमें इस प्रकार के हमेशा क्वेश्चन में एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है, IF, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको गुणा करने से ये अवकलन समीकरण जो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब इसके वेरिएबल सेपरेट करने के लिए, जो आपने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, उसके आधार पे ये सेपरेट हो जाएगी और इसको हल कर लिया जाएगा। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला है, पहले तो हम इस अवकलन समीकरण की मदद से ये लीनियर पता लगाएंगे, फिर उसके बाद p ढूंढेंगे इसमें कि p क्या है, फिर q ढूंढ लेंगे इसमें। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर समाकलन p dx होता है, ये आपको याद रखना है।
आपको याद रखना है। और उसके बाद इसका हल जो होता है, इसका हल डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखा जाता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन q, ये वाला q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस यहाँ कांस्टेंट। ये इसका हल भी याद रखना है आपने ये हल भी याद रखना है और आपने ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी याद रखना है। अब सेकंड स्टेप केस 2, जब आपके पास दूसरे प्रकार की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जहां dx अपॉन dy लिखा होगा प्लस p1x लिखा होगा बराबर q1 लिखा होगा, और यहाँ p1 अभी थोड़ी देर पहले बताया था p1 q1 फलन है y के, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये y के फलन है। तो यहाँ भी सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का होगा जो कि बराबर आएगा e की पावर समाकलन, यहाँ पर को आएगा p1, वहाँ p इसी तरह आएगा p dx आया था, यहाँ p1 dy आ जाएगा, और यहाँ हल जो आएगा इसका x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले वाले का हल का बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी इसको निकाल के आएगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, समाकलन q1 इंटू dy, नहीं सॉरी q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस c। इस प्रकार से आपको ये हल इसका प्राप्त हो जाएगा। तो हम प्रूफ देखते हैं कि ये इसका हल ऐसा आया क्यों। ठीक है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने मान लिया कि कोई ये gx करके आ गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, ये भी पूरा x का फलन आएगा, आप देख रहे हैं ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको हल करके कुछ आएगा gx, ये पूरा का पूरा x का फलन हो जाएगा आपके, क्योंकि y है ही नहीं इसमें, x का फलन ऑब्वियसली होगा। तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अब मैं समीकरण नंबर 1 में गुणा कर देता हूँ। अगर मैं समीकरण नंबर 1 में गुणा कर देता हूँ तो gx dy बाई dx आ जाता है आपके पास, प्लस p इंटू जी एक्स इंटू वाई, ये अलग से आ जाता है, q इंटू जी एक्स, ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब ये gx कैसे हो जाएगा, हम इसको एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब ये होता है इसको गुणा करने पर ये अवकलन ही हो जाए, मतलब इसका अवकलन हम निकाल सकते हैं। अब मैं इसको कैसा देखना चाह रहा हूँ इस इक्वेशन को, ये मैं एक फलन मान लेता हूँ इसको, क्योंकि ये x का फलन है, ये भी x का फलन है, और ये इंटू वाई है। ये फर्स्ट फंक्शन ऐसा मान के चल रहा हूँ कि सपोज फर्स्ट फंक्शन y है इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन। तो इस प्रकार से आपके पास मिल जाता है। तो ये इसको मैं ऐसा ले लेता हूँ, इस फलन को फर्स्ट फंक्शन, चलो ऐसे कर लेते हैं इसको, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी, सेकेंड फंक्शन हमारे पास ये आया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ये इसका मतलब ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी बाई डी एक्स है ये फर्स्ट फंक्शन का, यानी ये जी एक्स का डी बाई डी एक्स है, जी एक्स वाले का डी बाई डी एक्स आपके पास पी जी एक्स मिल रहा है। अब ये जी एक्स मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, अब इसको सेपरेट आप कर सकते हो, डी ऑफ जी एक्स बट्टे जी एक्स बराबर, ये वहां चले गया p इंटू डी एक्स आपके पास आ गया। दोनों साइड समाकलन निकालेंगे तो हमारे पास मिलेगा दिस इम्प्लाइज, अब ये आपको अगर इसको t मान लेते हैं तो आपके पास डी टी अपॉन टी, ये log t हो जाएगा, तो यानी log ऑफ जी एक्स हो जाएगा इस फॉर्मूले से, और ये आपके पास समाकलन p डी एक्स ये मिलता है आपके पास। तो अब ये अगर हम log ले रहे हैं इधर की साइड को, इसका समाकलन अब कुछ भी आएगा आपके पास, तो log का इन्वर्स ले लेंगे तो ये e की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास जी एक्स इक्वल टू जाएगा e की पावर समाकलन p डी एक्स। तो gx को हमने कहा था, अब हम यहाँ आ जाते हैं, gx को हमने कहा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान आ रहा है हमारे पास e की पावर समाकलन p dx। अब इसका हल कैसे होगा ये देखते हैं। अब देखिए बच्चों, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो था हमारा, इस इक्वेशन पे आइए आप, ये लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का ये जब हम गुणन का रूल जो लगा रहे थे उसके बाद हमारे पास ऐसा कुछ आ रहा था, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारे पास ये होगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ, दो फंक्शन का गुणन का सूत्र लगाया हमने यहाँ पे को, जिसके आधार पे हमने इसको हल किया। फर्स्ट फंक्शन हमारा y है, सेकंड फंक्शन हमारा जी एक्स है, तो ये बराबर हमारे पास q इंटू जी एक्स मिल रहा था।
अब अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से dx वहाँ ले जाते हैं तो d ऑफ y इंटू जी एक्स इज इक्वल टू आपके पास आता है q इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। समाकलन कर लेंगे तो आपका d यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अवकलन समाकलन जो होता है, जो अनिश्चित समाकलन होता है, वो अवकलन का बिल्कुल उल्टा होता है। तो अवकलन का विपरीत हमने समाकलन ले लिया, तो ये दोनों चिन्ह एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा y इंटू जी एक्स दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, प्लस समाकलन कर दिया तो c कांस्टेंट मिल गया। अब जी एक्स क्या था, जी एक्स को हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर किया था, जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाली, तो ये हमने रख दिया q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये आपको हल डायरेक्ट मिल गया। एक मेथड है आप इसको पूरा डिटेल में हल कर लें, दूसरी मेथड है कि ये फार्मूला याद कर लें। ये ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से कि आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद कर लें और उसके बाद उसका हल याद कर लें। ये दोनों को एज ए फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी प्रश्नों का।